बोली नहीं तो मेरे को नींद आ जाएगी और मैं सो जाऊंगी फिर से। ठीक है, इन क्लासेस से फ़ायदा हो गया, अपना सिलेबस जो एकदम टाइमली कवर अप हो गया है ना। और ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं होगा, अपन बहुत हेवी क्लासेस नहीं है। क्या आपका रिवीजन भी कंप्लीट हो गया? मेनली चलिए, लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे ना, प्रिज्म की बात कर रहे थे ना, और प्रिज्म से रिलेटेड जो बात कर रहे थे वो आपको याद दिला देता हूँ 1 मिनट में। प्रिज्म के लिए मैंने जो है 2-3 चीज़ें बताई थी, और 2-3 चीज़ें जो बताई थी, सबसे पहले तो मैंने आपको एक ये बता दिया था कि अगर आप प्रिज्म लेते हैं तो इससे आपका रिफ्रैक्शन कैसे होता हुआ जाएगा। रिफ्रैक्शन आप देखेंगे ये रे आपकी 2 जगह डाइवर्ट होगी, और जिन 2 जगह डाइवर्ट होगी यहाँ पर एक बार जाएगी टुवार्ड्स द नॉर्मल और एक बार जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। छोटे छोटे कुछ एंगल हमने लिए हुए थे। कौन से एंगल लिए थे? एक आपने लिया था आई, एक आपने लिया था R1, एक आपने लिया था R2 और एक आपने लिया हुआ था E। तो ये तो एक रिफ्रैक्शन बता दिया था। दूसरा प्रिज्म एंगल हम मान के चलते हैं A। जो 2 खास बातें बताई थी उनमें से ये था कि नंबर 1, एक तो प्रिज्म के लिए एक नया एंगल डिफाइन करते हैं, और जो नया एंगल डिफाइन करते हैं वो होता है आपका एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन मतलब अगर इंग्लिश में कहा जाए द एंगल फॉर्मिंग बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड द डायरेक्शन ऑफ इमरजेंट रे, या सिंपल कहते हैं रे कहाँ से आई और कहाँ को गई। तो कहाँ से आ रही थी और कहाँ को गई, बस तो यही एंगल आपका क्या कहलाएगा? यही एंगल आपका डेविएशन कहलाएगा। फर्दर मैंने आपसे ये भी डिस्कस किया हुआ था कि ये जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन है ये एक्चुअली काहे पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है तो 2 काम होते हैं जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यूज चेंज करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस के मुताबिक आपका जो डेल्टा आता है, ये डेल्टा शुरुआत में आप देखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो आपका कम होता चला जाता है, एक पर्टिकुलर मिनिमम वैल्यू पे आता है, और उसके बाद दोबारा ऊपर उठ जाएगा ना दोबारा बढ़ जाएगा। और ये कंडीशन आपके लिए कहलाती है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन या स्टेट ऑफ मिनिमम डेविएशन। ये हमने कवर किया था। आपसे ये भी कहा था कि किसी भी स्पेसिफिक डेल्टा के अकॉर्डिंग आपके पास 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस होते हैं, आइदर द I1 और द I2, और फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट ये आपको बताता है यू कैन एंटर द प्रिज्म from either the side, either from this face or from that face. That's why for a particular path, for a particular angle of delta, there are 2 corresponding values of angle of incidence. The I1 is for the angle of incidence I, and I2 corresponds to the reversed path, that means actually angle of emergence E. फिर हमने बात किया था इफ अगर आप डेल्टा कम करते जाते हैं, इफ यू आर डिक्रीजिंग द डेल्टा देन डेफिनेटली दीज 2 पॉइंट्स विल कम क्लोज टू ईच अदर, एंड फाइनली इफ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द टेंजेंशियल पॉइंट, दैट मीन्स टुवर्ड्स द मिनिमम डेविएशन, इन दैट केस बोथ I1 एंड I2 विल गेट कोइंसाइड। इसका मतलब क्या होगा? इस केस में जब आप मिनिमम डेविएशन लेते हैं तो आपके I1 इज इक्वल्स टू I2 आएगा, और I1 इज इक्वल्स टू I2, दोनों वैल्यू एक ही आ रही है। इसका मतलब दोनों साइड के आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस सेम है, इक्वल है। फर्दर आपसे ये भी मैंने बता दिया था कि अगर I इज इक्वल्स टू E आप लेंगे तो इस केस में आपका R1 इज इक्वल्स टू R2 आएगा। और सबसे खास बात, इन द स्टेट ऑफ मिनिमम डेविएशन दिस रे विल बिकम पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। ये आपके प्रिज्म बेस के एग्जैक्टली पैरेलल हो जाएगा। तो क्या इतनी बातें याद आ जाती हैं? हाँ ना, मुझे बताएं। बढ़िया। जब इतना याद आ जाता है तो फिर इस बाद एक और नेक्स्ट चीज़ जाते हैं। फिर हमने इसमें डिस्कस किया था आपका एक रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर प्रिज्म, और रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर प्रिज्म जो हमने इसकी हेल्प से डिस्कस किया था उसमें 2-3 मेन चीज़ें थी। सबसे पहले एक तो आपने निकाला होगा, हम कहते हैं R1 + R2 इज इक्वल्स टू आपका कितना आता है A। दूसरा आपने एक निकाला होगा, दूसरा क्या कैलकुलेट किया था? डेल्टा प्लस ये हमें किसी न्यूमेरिकल में काम आएगा, ध्यान रखना। इस फॉर्मूले में जो डेल्टा है वो डेल्टा नॉर्मल डेल्टा है। नॉर्मल मतलब कोई सा भी गिवन,
जब आपका प्रिज्म मिनिमम डेविएशन स्टेट में नहीं है। ये मैंने इसलिए दोबारा इसलिए बताया क्योंकि अब जब हम अगले टर्न पे आएंगे तो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो जिन स्पॉट्समैन से गड़बड़ियाँ होती हैं हमेशा मैं बताता हूँ कि भैया थ्योरी स्ट्रॉन्ग होगी तो न्यूमेरिकल आसानी से कर जाओगे। न्यूमेरिकल में सारे डाउट तभी आते हैं व्हेन देयर इज अ कन्फ्यूजन इन द थ्योरी, क्योंकि थ्योरी में हमें ये ध्यान नहीं आ रहा बोले यार डेल्टा क्या था, अब हम सवाल कैसे करेंगे। सही है। अगले नंबर पे जाते हैं। इस बार जो नेक्स्ट चीज़ मैंने कहा था ये तो समझ में आता है, ये एनी डेविएशन के लिए। लेकिन अगर आप मिनिमम डेविएशन पे जाएंगे, जो मैंने कहा आप कौन सी स्टेट पे जाते हो, और ये चीज़ जब भी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा नेक्स्ट राउंड पे तो फिर एक बार 5 मिनट में सारी चीज़ें रिपीट करूंगा। मिनिमम डेविएशन के कंडीशन में आपको क्या मिलता है। मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में सबसे पहले ध्यान देखना R1 इज इक्वल्स टू R2 यानी R प्लस R2R इज इक्वल्स टू A। तो ये याद रखिएगा, R इज इक्वल्स टू डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं प्रिज्म देख के ही। A मतलब प्रिज्म, जो भी एंगल है उसका A/2 होगा। और ध्यान देखना I इज इक्वल्स टू होता है आपका डेल्टा M प्लस A/2। और अगर ये दोनों वैल्यूज हमें मालूम है देन दैट्स ऑल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म तो एक लाइन का हो गया, तो पता ही है म्यू इज इक्वल्स टू साइन I अपॉन साइन R। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल्स टू मैंने कहा ये होगा आपका साइन I अपॉन साइन R, और इसको आप रख सकते हैं साइन डेल्टा M प्लस A/2 और अपॉन में भी मैंने कहा साइन A/2। फिर हमने एक कंडीशन और ली थी और हमने कहा था इन केस द प्रिज्म इज थिन। प्रिज्म थिन होगा तो फिर A की वैल्यू कम होगी यानी R और I बहुत छोटे हो जाएंगे। और R और I अगर छोटे हो जाते हैं तो फिर आपके पास एक बहुत खास फॉर्मूला आता है और वो आपसे कहता है उस कंडीशन में आपका डेल्टा M होता है म्यू माइनस 1 इंटू A। और ये फॉर्मूला आपके लिए एक और नाम से आना जाता है, दैट इज कॉल्ड डेविएशन फॉर्मूला फॉर थिन प्रिज्म ऑल्सो। तो ये तो समझ में आ गया, हाँ है ना, बढ़िया। अब ध्यान देखना, हम जिस टॉपिक पे थे उसको और आगे एक्सटेंड करते हैं। एक्चुअली पिछले दिनों से हम यहाँ चल रहे थे, हम पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब व्हेन द लाइट विल इंसिडेंट ऑन सम डेंसर मीडियम देन इट विल बेंड अवे फ्रॉम इट्स रेक्टिलिनियर पाथ। तो ये कहानी तो समझ में आ रही है, इट विल डेविएट, डेविएशन हो गया। डेविएशन हमने पूरी एनालिसिस भी कर दी। प्रिज्म में एक खासियत और होती है, प्रिज्म कॉजेज द डिस्पर्जन ऑफ लाइट ऑल्सो। प्रिज्म आपका क्या काम कर रहा होता है, ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे डिस्पर्जन भी कर रहा होता है। और डिस्पर्जन याद है क्या होता था, क्या नहीं, स्कैटरिंग नहीं, थोड़ा और अच्छे से। स्कैटरिंग मतलब अलग हो जाता है थोड़ा सा। डिस्पर्जन ऑफ लाइट आपसे कहता है अगर प्रिज्म पर आपकी एक रे ऑफ वाइट लाइट आती है, सही कह रहे हैं आप, अगर ये वाइट लाइट यहाँ से आपकी आई है तो जो आगे आप लाइट देखेंगे वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। और 2 पार्ट में कौन से डिवाइड होगी, उनमें से आप देखना एक रे हो जाएगी ठीक है, और एक पार्ट हो जाएगा आपका और ऐसा आप सोचना 2 पार्ट में, एक्चुअली 2 पार्ट में हकीकत में ये होते हैं 7। ठीक है, 7 बताऊँगा ना, कलर में पड़ जाएंगे सारे। ज़्यादा है तो एक बीच का और बना देता हूँ, और बीच का कौन सा होगा, बीच का होगा येलो। ठीक है ना, बीच में दब गई ना। पहली बात तो याद देखना, ये फिनोमेना कहलाता है आपकी डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये समझ में आ गया होगा है ना। और ज़्यादा पतली लग रही है तो थोड़ी मोटी कर लेते हैं, ये लो। अब ठीक है, इस साइड जो आपको चीज़ मिलती है ध्यान देखना, ये जो आपका सेट ऑफ 7 कलर्स आता है ये आपके लिए कहलाता है स्पेक्ट्रम। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और ये फिनोमेना कि आपकी लाइट 7 कलर्स में डिवाइड हुई है, ये 7 कलर्ड फिनोमेना क्या कहलाएगा, डिस्पर्जन। दूसरा एक सवाल आएगा, डिस्पर्जन होता क्यों है। डिस्पर्जन इसलिए होता है क्योंकि शुरुआत में आपने पढ़ा था 1μ2 इज इक्वल्स टू λ1 अपॉन λ2। यानी अगर आप देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कहीं ना कहीं लैम्डा पर भी डिपेंड करती है। अगर आपके पास 2 अलग अलग लैम्डास यानी इफ यू हैव 2 डिफरेंट वेवलेंथ्स then definitely the refractive index it will have different values।
तो इसीलिए एक अपने पास इक्वेशन आती है, और इक्वेशन आती है कॉशीज इक्वेशन। और कॉशी वो आदमी था जिसने जो है हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए एक जनरलाइज फार्मूला दिया। उसने कहा किसी भी चीज़, किसी भी मटेरियल का लैम्डा अलग अलग वेवलेंथ के लिए होता है a प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस c बाई लैम्डा 4 एंड प्लस डॉट 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 डॉट। इस पर डिपेंड करते हैं कि आप डेसिमल के किस प्लेस तक निकालना चाहते हैं। जैसे कांच आ जाए, कांच के लिए आपका a है कांस्टेंट 1.5, a की वैल्यू फिक्स है, समझ आ रहा है, हम जनरली इतना ही ले लेते हैं। अब आगे के क्या आएंगे, जैसे ध्यान देखो, इसको ऐड करोगे तो 1.51, और अगला पार्ट ऐड कर दो तो बोले 1.512, और अगला ऐड कर दो तो 1.51203। दैट मीन्स मोर एंड मोर एक्यूरेट अप टू द 4th प्लेस ऑफ डेसिमल एक्सेट्रा। लेकिन जो भी हो, इससे हमें इतना समझ में आ जाता है कि आपकी इक्वेशन काय पे डिपेंड कर रही होगी, ये डिपेंड कर रही होगी, एक बीच का छूट गया है, बी बाई लैम्डा सी बाई लैम्डा स्क्वायर होना था, ठीक है, अभी लिखेंगे तो करेक्ट कर देंगे। कहीं ना कहीं वेवलेंथ पे डिपेंड कर रही है, और ये भी देखो ध्यान से, वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब लैम्डा बढ़ाओगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। क्या ये समझ में आता है? और बस अगर ये समझ में आ गया तो आओ मैं दिखा देता हूँ। लैम्डा बढ़ाओगे तो बढ़ाओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा का मतलब समझ में आ रहा है, डेविएशन कम होगा। इसीलिए आपका रेड कलर देखें, रेड कलर का डेविएशन थोड़ा कम हुआ है, ये ऊपर रह गया है, जबकि वायलेट के लिए आपने लैम्डा कम कर दी, कर दो। जैसे आप लैम्डा कम करेंगे आपका ध्यान जाएगा, इसके लिए रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा, डेविएशन विल बी मोर, तो ये अपने आप नीचे ज़्यादा झुकेगी। तो चूंकि अलग अलग झुकाव हैं, इनकी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल अलग अलग झुकाव नज़र आ रहे हैं, तो अपने आप दीज विल गेट सेपरेटेड। क्या ये कहानी समझ में आ जाती है, हाँ या ना? तो एक काम करते हैं, एक सिंगल हेडिंग डाल दिएगा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। हेडिंग आप क्या ले लेंगे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, डैश मार के लिख दीजिएगा न्यूटन, मतलब समझ में आ गया होगा, ये महान खोज भी न्यूटन के नाम पर ही दर्ज है। ठीक है, न्यूटन के पास इतना दिमाग था कि उसने बिल्ली पाली थी। हाँ, कि उसने एक बार उसी बिल्ली ने बच्चे दिए, उसने कारपेंटर को बुलाया। क्या होता था, अपनी लैब में काम करता था, बिल्ली उसके बच्चे वहीं आ जाते थे, जैसे अपनी वेस्टी आ जाती है। कई बार लैब का दरवाज़ा बंद हो जाता था, वो बेचारा तो अपने काम में लगा होता था, बिल्ली को बाहर घूमने घामने। तो उसने कहा कारपेंटर से, इसमें एक काम करो, एक बड़ा छेद बनाओ और एक छोटा छेद बनाओ बगल में। कारपेंटर बोला बड़ा और छोटा छेद क्यों? अरे बोले बड़ा छेद बिल्ली निकलेगी। बोले छोटा क्यों? बोले बच्चे नहीं आएंगे क्या? कारपेंटर बोला आप साइंटिस्ट हो, मैं कारपेंटर हूँ, इसलिए आपको बता देता हूँ, जिस बड़े छेद में से बिल्ली निकलेगी ना, उसमें से बच्चे भी निकल जाएंगे। अरे बोले ऐसा है क्या? ठीक है, चलो एक काम कर दो, न्यूटन डैश मार के लिख दिया, तो जनरल जानकारी के लिए नीचे आप बताएगा व्हेन अ रे ऑफ वाइट लाइट, लिख दें फुर्ती से, थोड़ा सा पार्ट थ्योरेटिकल है। व्हेन अ रे ऑफ वाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन, when a ray of white light is incident on a prism, when a ray of white light is incident on a prism, incident on a prism, then it splits into its constituent 7 colors. It splits into its constituent 7 colors. This phenomena is called dispersion. This phenomena is called dispersion of light. This phenomena is called dispersion of light. Dispersion of light. And the set of 7 rays
ब्रैकेट में आप लिख देंगे विबग्योर और कैपिटल्स में लिखना भैया सेट ऑफ 7 रेज, ब्रैकेट में आपने क्या लिख दिया विबग्योर obtained on the other side, Vibgyor obtained on the other side is called spectrum. Obtained on the other side is called spectrum. ये क्लियर है? अब सवाल बना क्यों होता है ऐसा, तो नीचे आप बताइएगा पैराग्राफ चेंज करके द डिस्पर्जन ऑफ ऐसा लिख दो, सिंपली कॉज लिख दो यार, सबसे बढ़िया हेडिंग डाल देना कॉज, जल्दी आ जाएगा, एक आध लाइन अपन कम कर लेंगे ना। कॉज में आप डैश मार्क लिख दिएगा द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, refractive index of material of prism depends on, refractive index of material of prism depends on the wavelength of light, also depends on the wavelength of light also according to, इसको तुम क्या पढ़ोगे, काउची इक्वेशन, कॉशी लिखना है अकॉर्डिंग टू कॉशीज इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू कॉशीज इक्वेशन को थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ, ये होगा बी अपॉन लैम्डा प्लस सी अपॉन लैम्डा हो गए स्क्वायर, फिर हो जाएगा डी वाई और लैम्डा 4, बस ठीक है तो बहुत है, और तुमने कौन सा उस पर रिसर्च करनी है। अकॉर्डिंग टू कॉशीज इक्वेशन क्या होगा, म्यू इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई लैम्डा प्लस सी बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस डी बाई लैम्डा 4 डॉट 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 डॉट, सही है। बस अब इसके नीचे बता देते हैं, नीचे आप बताइएगा फॉर द रेड लाइट, नीचे आप बताएंगे फॉर द रेड लाइट वेवलेंथ इज मैक्सिमम, फॉर द रेड लाइट वेवलेंथ इज मैक्सिमम, ब्रैकेट में आप लिख देंगे 8000 एंगस्ट्रॉम, फॉर द रेड लाइट वेवलेंथ इज मैक्सिमम 8000 एंगस्ट्रॉम, thus the refractive index of material is minimum, refractive index of material is minimum, thus red ray deviates least, thus red ray deviates least and remains at the top, deviates least and remains at the top, क्या ये दिख जाती है आपको रेड कलर बिल्कुल साफ साफ, अब तो और अच्छा है, पहले नीले पेन से लाल रे बनाया करते थे तो लाल से लाल बना रहा हूँ, ठीक है ना। अब ऐसे ही आप अगला उल्टा दिखा देंगे फॉर वॉयलेट, वॉयलेट के लिए यही पैराग्राफ मॉडिफाई करके लिख दो, लिख पाओगे क्या बताएंगे, फॉर वॉयलेट लाइट या वॉयलेट रे वेवलेंथ इज मिनिमम, अब की बार बताइएगा 4000 एंगस्ट्रॉम, वेवलेंथ इज मिनिमम 4000 एंगस्ट्रॉम, अब नहीं आ रहा, और क्या बता दोगे साथ में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मैक्सिमम सो इट डेविएट्स मोस्ट and reaches to bottom, ठीक है। एक शब्द जरूर बदल लेना कि अंग्रेजी है, भावनाओं की अभिव्यक्ति भाषा में अच्छी होनी चाहिए, उसमें कहा था रिमेन्स एट टॉप, है ना, टॉप पर रह जाती है, लेकिन इसमें रिमेन्स एट बॉटम मत लिखना, इसमें लिखना रीचेज एट बॉटम, समझ आ गया, मतलब वही है, कोई दिक्कत नहीं, बस
हाँ बेहतर लगता है ना, मैंने कहा लैंग्वेज ये अपने पास है। चलें, क्या इतना कहानी क्लियर हो जाती है, तो ये तो हो गया आपकी ये कहानी क्लियर। अब इसके बाद बात करते हैं इस डीवीएस जो आपका डिस्पर्जन है इसकी मैथमेटिकल चर्चा करते हैं। डिस्पर्जन की मैथमेटिकल चर्चा में अगले नंबर पे आएगा, एक हेडिंग डालेंगे आप एंगुलर डिस्पर्जन। क्या हेडिंग डालोगे? एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन। ठीक, और एंगुलर डिस्पर्जन डालोगे तो फिर हम अगले नंबर पे जाएंगे। एंगुलर डिस्पर्जन क्या होगा? एंगुलर डिस्पर्जन कहलाता है, ध्यान देखना, द रे फॉर्म्ड द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द रेड एंड वायलेट रेज। एंगुलर डिस्पर्जन तुम देखोगे ये कहीं ना कहीं आपके स्पेक्ट्रम की एंगुलर विड्थ बताता है। कैसे बताता है? मैं अभी याद बताता हूँ, एक सेकंड में ध्यान से इधर देखें। मैं फिर मान के चलता हूँ, लेट आई हैव अ प्रिज्म एंड अ रे ऑफ वाइट लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम द लेफ्ट। आपको मालूम है ये जो आपकी लाइट है ये आगे जाके कैसी हो जाएगी? ये लाइट आगे जाके आपकी होगी यही कहानी आएगी। इनके एयर बोर्ड बना दूँ। अब जरा ध्यान से देखें क्या आपको ऐसा नजर आ रहा है? ये जो स्पेक्ट्रम फैल रहा है, ये स्पेक्ट्रम जितने एंगल में फैल रहा है, एंगुलर विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रम ये है एंगुलर डिस्पर्जन। मैथमेटिकली आप कह सकते हैं द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द रेड एंड वायलेट रे। अब सवाल आएगा इसको निकालोगे कैसे? तो इसको निकालना बहुत आसान है। अगर हम एक छोटा सा काम कर लें, ध्यान से देखो, हमारी ओरिजिनल रे कहाँ जा रही थी? ये जा रही थी, और मैं एक छोटा सा काम करूँगा, इन दोनों रेस को पीछे प्रोसीड कर दूंगा। ठीक है, लगभग लगभग सीधी होनी चाहिए, अंदाज है मेरा। और इसको भी कर दो। अब बिल्कुल साफ नजर आने लगा होगा डॉट 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 से। हम काय की बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं इस वाले की, ये जो आपका है थीटा। बस यही आपका होगा एंगुलर डिस्पर्जन। कोई समस्या किसी को? एक फिगर बना दें। ऊपर दिखा देता हूँ इसमें ए, और ये दिखा देता हूँ बी, और इस बेचारे को दिखाएंगे हम सी। नहीं तगड़ा नहीं, तो सिंपल देते हैं, बस दोनों का एंगल ठीक से दिख जाए। बड़ा तो इसलिए कर देता हूँ कि ऑनलाइन में कोई वो ना समझ में आ रहा हो किधर से किधर है, तो कलर बिल्कुल साफ समझ में आ जाए। और रेज क्या आप सामने बैठे होते हैं, आपको तो किसी भी कलर बना दूँ साफ दिखेगा। बन गया? कोई समस्या? बगल में मैंने क्या दिखा दिया, दिख रहा? ये एंगल ऑफ डेविएशन कहलाते हैं। ये डेविएशन डेल्टा आर है, ये डेविएशन डेल्टा वी है, मतलब रेड का और वॉयलेट के डेविएशन अलग अलग आपने दिखा दिए। दैट्स ऑल। आ जाए, एक काम करते हैं, एंगुलर डिस्पर्जन में एक लाइन लिख दीजिएगा।
इसमें आप लिखिएगा द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन, इसमें आप बताएंगे द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन वॉयलेट एंड रेड रेज, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द वॉयलेट एंड रेड रेज in the emergent light formed between violet and red rays in emergent light is called angular dispersion of prism, is called angular dispersion of prism. Angular dispersion of prism, full stop. It represents the angular width, it represents the angular width of the spectrum, represents the angular width of the spectrum. ठीक, और अब ध्यान से एक सेकंड के लिए डायग्राम देखें, क्या समझ आ रहा है। ये बीच का एंगल थीटा काय के बराबर होगा, डेविएशन ऑफ वॉयलेट और डेविएशन ऑफ रेड दोनों के डिफरेंस के बराबर दिख रहा होगा। नीचे पैराग्राफ चेंज करके आप बताइएगा इट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ, it is equal to the difference of deviations of, it is equal to the difference of deviations of violet and red rays difference of deviations of violet and red rays, यानी थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। सिंपल सी डेफिनेशन आपका, ये डेफिनेशन हो गई, काय के बराबर होगा। और एक छोटा सा काम करते हैं जो मैं कल प्रूव कर रहा था, क्या आपको याद है, हमने प्रूव किया था डेल्टा इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1a, ये याद है। तो हम चाहे तो इसको ऐसा भी प्रूव कर सकते हैं आपके लिए कि हम यहाँ लिख देते हैं थीटा इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1a और माइनस म्यू माइनस 1 इंटू ए। अभी आप कहना दोनों म्यू माइनस 1 लिख दिए, करेक्ट करेंगे। अभी आपसे कह रहे थे वॉयलेट और रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होते हैं, इसलिए ये वाला वॉयलेट है और ये वाला रेड है। और हाँ चलो ऐसा कर लें, एक कॉमन कर लो, तो ये क्या हो जाएगा आपका म्यू वी माइनस 1 माइनस म्यू आर प्लस 1 और साथ में ए, यानी आपको, और ये तो छोटा सा डेरिवेशन है, डेरिवेशन कहाँ मानेंगे यार इसे। हाँ तो ये आपका मिल जाता है, कितना मिल जाता है, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। दिखा दें मुझे से डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, दोनों वैल्यूज रख दीजिएगा, म्यू वी माइनस 1a माइनस म्यू आर माइनस 1a, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगी म्यू वी माइनस 1 माइनस म्यू आर और प्लस 1a, ये कॉमन कर लिया हमने, खत्म। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, ठीक बढ़िया। अब और एक चीज़ ध्यान से देखें, क्या आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब ये प्रिज्म दो काम कर रहा है। प्रिज्म दो काम कौन से कर रहा है, ये डेविएट कर रहा है रे को, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एज वेल एज ब्रेक कर रहा है, यानी डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जो दोनों काम करता है। तो फिर एक छोटी सी डेफिनेशन और आती है, वो प्लेन मैथमेटिकल डेफिनेशन है, वो आपसे कहती है डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर इसी बात का रेशियो है कि कितना डेविएशन कर रहे हो और कितना डिस्पर्सन कर रहे हो, खत्म। तो एक सिंपल हेडिंग डाल दें डिस्पर्सिव पावर, क्या हेडिंग आप डालेंगे, डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर में आप डैश मार के लिख दीजिएगा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ angular dispersion, it is defined as the ratio of angular dispersion for violet and red rays, angular dispersion for violet and red rays to the deviation of
अब एक समस्या आ गई, डेविएशन किसका लें भाई। डिस्पर्जन तो हमने आर पार ले लिया वॉयलेट और रेड का, तो डेविएशन किसका लोगे। वॉयलेट का ज़्यादा पड़ जाएगा, रेड का कम रह जाएगा, किसका लूँ। बीच वाला दिख रहा है, बीच वाला समझ आ गया। नीचे आप क्या बताया था आपने, टू द डेविएशन ऑफ मीन रे, और मीन रे के ब्रैकेट में आप लिख देंगे येलो रे। क्या ये क्लियर हो जाता है, बढ़िया। डेविएशन ऑफ मीन रे और आप क्या कह सकते हैं, येलो रे। और नीचे लेफ्ट कॉर्नर से लिख दीजिएगा ओमेगा इज इक्वल्स टू, ओमेगा चलो वैसे लिख देते हैं, मैथमेटिकल करते हैं समझ में आ जाए तो। ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होगा, एंगुलर डिस्पर्जन होगा किसका किसका, वॉयलेट एंड रेड का, और साथ में आपका डेल्टा होगा किसका, येलो का। क्या ये क्लियर हो जाता है, हाँ है ना। दिखा दें, ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा वी आर और अपॉन डेल्टा वाई। अब अपन एक छोटा सा काम करेंगे, हम बताएंगे बट थीटा इज इक्वल्स टू होता है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए एंड डेल्टा इज इक्वल्स टू होता है आपका म्यू माइनस 1 इंटू ए। और अब ले रहे हो येलो वाला, तो यहाँ हो जाएंगे येलो। बस रख दो वैल्यू फुर्ती से, यानी कि आपको मिल जाएगा ओमेगा इज इक्वल्स टू आपका कितना रहेगा, ये रहेगा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, और अपॉन में आपके पास होंगे म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, यानी आप कह सकते हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू म्यू वी माइनस म्यू आर और अपॉन में म्यू वाई माइनस। क्लियर हो गया। तो फिर अपने आप प्रूव क्या करेंगे हम, ये हम बता देते हैं। इसको निकालने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी, तो वही बच्चों वाले काम है। कोई समस्या कुछ आगे। इसका मतलब है जो आपका ओमेगा है, जो डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए प्रिज्म है, वो सबसे महान बात है, वो प्रिज्म एंगल पर डिपेंड नहीं करती। तो फिर डिपेंड किस पे करती है, ये डिपेंड करती है, ध्यान देखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि मटेरियल ऑफ प्रिज्म पे। पानी का लेंस है 1.3, कांच का है 1.5, डायमंड का है 2.4, इस पे डिपेंड करती है। सही कहा मैंने। तो ये नीचे एक इम्पॉर्टेंट लाइन लिख दें, दस द डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए प्रिज्म। नीचे आप बताएंगे दस द डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए प्रिज्म डज नॉट डिपेंड ऑन, dispersive power of a prism does not depend on, dispersive power of a prism does not depend on its prism angle. Dispersive power of a prism does not depend on its prism angle, full stop. It depends on the refractive index. It depends on the refractive index of prism material. It depends on the refractive index of prism material. ये अपने यहाँ कई बार आता है, तो इसको दिखा सकते हैं किस पे डिपेंड करता है किस पर नहीं। ये जो ऑब्जेक्टिव्स आप देखते हैं उसमें भी आ जाएगा, द डिस्पर्सिव पावर डिपेंड्स ऑन दिस एंड दैट। तो इसमें से आपको कौन सा सही होना चाहिए, मटेरियल पर या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये कहानी क्लियर हो जाती है, हाँ है ना। दोनों समझ में आ गए। अब जो हम बात कर रहे थे, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक प्रिज्म दो गड़बड़ियाँ फैलाता है। कौन कौन सी गड़बड़ियाँ, एक तो डेविएट कर देता है, लाइट बेचारी अच्छी वाली ऊपर जा रही थी शराफत के साथ, सो नीचे आ गई, और ऊपर से उसने एक को तोड़ ताड़ के 6 कर दिया। सातवां जो है उस पर शक है, लोगों का कहना है कि इंडिगो दिखता नहीं है। हाँ, साइंटिफिक लोग बता रहा हूँ कि कायदे से स्पेक्ट्रम में जो है 7 नहीं कितने कलर माने जाने चाहिए, बोले 6, बोले इंडिगो दिखता ही नहीं है, बोले खूब ढूंढ लो। फैक्ट है, इंडिगो का पार्ट आप देखेंगे बिल्कुल इंडिगो समझ में नहीं आता कि नीला ही है कि अलग से कोई कलर है।
तो इसलिए मैंने कहा अब आप एक काम कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो प्रिज्म को ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि या तो ये केवल डेविएशन करे और या फिर केवल डिस्पर्जन करे, और अगर आप चाहते हैं केवल ये या केवल वो करे तो इसके लिए आपको जाना पड़ता है प्रिज्म के कॉम्बिनेशन पर। तो इसलिए लिखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। सही कह रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। और कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म करेंगे तो सबसे पहले आप आइएगा नंबर ए। नंबर ए आप बताएंगे, चलो कौन सा बताएं, ये वाला ले लेते हैं, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। इसका मतलब समझ में आ जाता है, इसका मतलब है डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन का मतलब डिस्पर्जन होगा और डेविएशन ख़त्म कर देंगे। ठीक, डाल दें नंबर 1 डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। ठीक, और इसका दूसरा नाम बताता हूँ, इन नामों की चर्चा बाद में जब दोनों पढ़ा दूंगा तब करूँगा। ये कहलाता है क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। लाइट का अच्छा है, क्रोमेटिक पढ़ा, हमने ऐसा नहीं पढ़ते, चरोमेटिक कॉम्बिनेशन। ठीक, क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन आप इसे कहते हैं डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। इसे आप ऐसे उठाते हैं कि आप दो प्रिज्म एक साथ लगाते हैं, और जो दो प्रिज्म आप एक साथ लगाएंगे उसकी एक शर्त है। शर्त ये है कि इनमें से एक प्रिज्म होना चाहिए ऐसा और दूसरा होना चाहिए वैसा। मिल गया दोनों प्रिज्म। अब क्या खास बात होगी, जो पहली खास बात है वो ये है कि इसका प्रिज्म एंगल इस साइड लिया जाएगा और इसका प्रिज्म एंगल कहाँ लिया जाएगा, इसका इस साइड लिया जाएगा। ठीक है, जो भी जाएगी वो वापस मिलेगी। वाइट रे डालेंगे तो वाइट निकलेगी। नहीं, डिस्पर्जन होगा, 7 कलर होंगे, डिस्पर्जन 7 कलर में ब्रेक करना विदाउट डेविएशन। डेविएशन खत्म हो जाएगा। और उसी से तो सीधे निकल मतलब जाएंगे। पड़ेगा ना कि अगर एक प्रिज्म सीधा रखा है कि इन्वर्टेड रखते हैं, जो वाइट रहती है उसे वाइट। कहाँ किया था? 10th में सर। अच्छा 10 में तुमने आधा पढ़ा था, कोई बात नहीं। मैं दोनों, इसलिए तुमने कहा नहीं, मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा। कौन सा था तो मैंने नाम लिखा क्लियर, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन है, विदाउट डेविएशन खत्म। अगली बार कहूँगा डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, दोनों लिखा देता हूँ। कोई एक तो पहले लेना ही था तो मैंने पहले वाला ले लिया, तो ऐसा याद दिला देते तो मैं उसको पहले ले लेता। उसमें क्या, चलो अभी तो फिलहाल इसको ही देखते हैं। ध्यान देखना, इसमें क्या होगा आपकी, हम ये मान के चलेंगे जो भी आपकी रे ऑफ लाइट आएगी, इस रे ऑफ लाइट को ध्यान से देखें। जब ये रे ऑफ लाइट आएगी तो ये है डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन का मतलब ये रे ऑफ लाइट यहाँ ब्रेक होगी, सॉरी, और ब्रेक भी होगी, और मैंने कहा आपकी टर्न भी होगी। तो अभी चलो टर्न के लिए ऐसा कर देते हैं ताकि आपको दिखते रहे, ऐसे कलर लिए जो आपको दिखे। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जब ये आगे जाएगी तो अगला जो आपका प्रिज्म है वो ध्यान देखना, वो इसका डेविएशन खत्म करेगा। और डेविएशन खत्म करेगा इसका मतलब मैं बताता हूँ, इसका मतलब ओरिजिनल रे आपकी जा रही थी, यही जाती ना। इसका मतलब है अब ये जो आपकी रेस जा रही है ये जाएंगी, चले छोटा सा काम और कर दें जब बना ही रहे हैं तो। वैसे तो जरूरत नहीं पड़ती, आप इनको टर्न इतना नहीं देंगे तो भी काम चल जाएगा ना, क्योंकि केवल रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है, वैसा कुछ नहीं है। अब देखें ध्यान से क्या क्या नजर आ रहा है।
आपको दिख रहा है डिस्पर्जन हुआ है, लेकिन डिस्पर्जन में डेविएशन नहीं हुआ। एंगल डेल्टा, झुकाव कोण, हिंदी में बात कर रहे हैं, झुकाव कितना है वो 0 है। जिस डायरेक्शन में जा रहे थे अभी उसी डायरेक्शन में जा रहे हो, यह है डेविएशन, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। आराम से फिगर बना दो मजे से। ठीक है, और जब तुम इतना बनाओगे तो मैं एक चीज़ और लिख दूंगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा C और यहाँ पर कहीं पर मैं लिख दूंगा F। एक ही टांग मेरा लंबी कर रहे हैं, अब ये सही है। ठीक है, और डॉट डॉट थोड़े बड़े से कर दूं, हरा दूं, वो देखें। अब तो ठीक है। ये भी बता देते हैं 1 मिनट में। जैसे ही मैं पहली लाइन लिखूंगा आपको समझ में आ जाएगा। बस 2 प्रिज्म बनाने, ए डैश के एक रे आप पैरेलल दिखा दीजिएगा आराम से ब्रेक करके, 2 गई हैं, और साथ में आप दिखा देंगे एक सी एंड एफ और ए डैश। ठीक है, जब बना दिया आपने फिगर, हाँ ना बताएं, बढ़िया। तो फिर इसमें आपको बता देता हूँ, इसमें आप लिख दीजिएगा 2 प्रिज्म्स ऑफ, नीचे आप बताएंगे 2 प्रिज्म्स ऑफ। अब आपको अपना जवाब मिल जाएगा। मैंने क्या बोला, 2 प्रिज्म्स ऑफ क्राउन एंड फ्लिंट ग्लास। 2 प्रिज्म लेते हैं, ध्यान देखना, शर्त ये दोनों के कांच कैसे होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, एक ही कांच ना हो, क्योंकि तुमने ध्यान नहीं दिया, सारी चीज़ें मटेरियल पर डिपेंड करनी थी। अगर एक ही मटेरियल ले लोगे तो कुछ नहीं होगा, डेविएशन भी खत्म हो जाएगा, डिस्पर्सन भी खत्म हो जाएगा, यहाँ से पैरेलल वाइट रे निकल जाएगी। इसलिए मैंने कहा आप क्या काम करेंगे, आप लेंगे 2 प्रिज्म क्राउन और फ्लिंट ग्लास, यानी तुम्हें कांच की लेना है तो कांच में भी तमाम सारी क्वालिटी आती है, अलग अलग ले लें, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसलिए आपने कहा 2 प्रिज्म्स ऑफ क्राउन एंड फ्लिंट ग्लास आर held together, crown and flint glass are held together, या held together में अच्छा लगे तो placed in contact, ठीक है ना, चाहे जैसा लिख सकते हो। keeping their prism angles in opposite direction, are held together keeping their prism angles in opposite direction। कीपिंग देयर प्रिज्म एंगल्स इन अपोजिट डायरेक्शंस। क्या है, मेरी बात समझ में आती है। पहला तो ये बताया कि आप लाओगे इस कॉम्बिनेशन को कैसे, और तो और चलते चलिएगा। द रिजल्टेंट डेविएशन ऑफ इमर्जेंट लाइट, the resultant deviation of resultant light becomes 0। the resultant deviation of emergent light becomes 0। क्या हुआ, हमने पहले इमर्जेंट बोला, फिर रेसिस्टेंट बोला, फिर इमर्जेंट बोला। अच्छा ऐसा हो गया, तो मैंने क्या क्या बोला, फिर सेंटेंस कर देख लो। the resultant deviation in emergent light becomes 0।
है, कुछ नहीं, फिगर से दिखा रहे हैं। जो आपकी इमरजेंट लाइट है उसमें क्या हो रहा है, डेविएशन आपका 0 हो गया और वही आपकी कहानी थी, आपका डेविएशन खत्म हो जाना चाहिए। बट द डिस्पर्जन रिमेन्स, सही है। और इसीलिए हमने कहा था इसको डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। डेविएशन आपका खत्म हो गया है, मैं फिर दिखा देता हूँ। डेविएशन आपका 0 डिग्री है, लेकिन डिस्पर्जन दिख रहा होगा, 2 अलग अलग रेज निकल रही हैं, डिस्पर्जन आपका बना हुआ है। बस अब इसकी जाते हैं मैथमेटिकल शर्त पर। नीचे आप बताइएगा फॉर 0 डेविएशन, नीचे बढ़ जाना, फॉर 0 डेविएशन। 0 डेविएशन कैसे होगा जरा देखें। 0 डेविएशन का मतलब है आपका डेल्टा डैश इज इक्वल्स टू होना चाहिए डेल्टा, या चलो छोड़ो मैं और ऐसा लिख देता हूँ, एक ही बार में एक लाइन और पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं। हम लिख देते हैं आपका डेल्टा प्लस डेल्टा डैश कितना आना चाहिए, 0। अब तो समझ में आ रहा है, दोनों का डेविएशन 0 हो जाए, यानी आप कह रहे होंगे डेल्टा डैश बराबर होगा माइनस डेल्टा, पहले हम यहीं से शुरू कर रहे थे, फिर हमने चलो एक लाइन और सही। रिजल्टेंट डेविएशन 0 यानी डेल्टा डैश यानी माइनस डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू याद है, डेल्टा होता था म्यू माइनस 1 इंटू ए और इज इक्वल्स टू होगा माइनस म्यू माइनस 1 इंटू ए। ध्यान से मुझे देखना तो लिखना जल्दी समझ में आ जाएगा। डेल्टा मैंने लिखा म्यू माइनस 1 है, म्यू माइनस 1 है, ये सिंपल वाला, ठीक। और किसका लेना है, डेल्टा हमेशा वाई का। और ये कौन सा वाला, तो बाद में डैश लगा देते हैं, डैश वाला। इसका मतलब ध्यान देखना, अगली बार आपको मिल जाएगा ए डैश अपॉन ए इज इक्वल्स टू कितना आएगा, माइनस म्यू वाई माइनस 1 इन सिंपल वाला और अपॉन म्यू वाई माइनस 1 डैश वाला। समझ में आ गया। अगर आपके प्रिज्म एंगल्स का रेशियो ये रखा जाएगा, मान के चलो इधर का रेशियो निकाल लेते हैं, म्यू वाई म्यू डैश वाई 1 का, और सपोज करो ये रेशियो आता है 1:2। और अगर मैं 10 डिग्री 20 डिग्री 20 डिग्री 40 डिग्री या 30 डिग्री 60 डिग्री वाले प्रिज्म रखता हूँ तो मेरा रिजल्टेंट डेविएशन 0 आएगा। कंडीशन समझ में आ जाती है। आ जाए दिखा दें। फॉर ऐसे लिख रहे थे डेल्टा प्लस डेल्टा डैश 0, डेल्टा डैश इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा। ठीक है, और नीचे बता दीजिएगा द कंडीशन, इसमें नीचे बता दीजिएगा इट इज द कंडीशन फॉर डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। इट इज द कंडीशन फॉर डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। कंडीशन फॉर डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, कोई समस्या है इसमें नहीं। अब एक छोटी सी बात और बताते हैं, कैसा दिख रहा है, डेविएशन खत्म कर दिया पर डिस्पर्जन बना रहेगा। नीचे एक हेडिंग डाल दिएगा रिजल्टेंट डिस्पर्जन। नीचे आप बता देना रिजल्टेंट डिस्पर्जन, और रिजल्टेंट डिस्पर्जन आपका कितना होगा, चलो आर से नहीं लिखूँ, नहीं तो आर से तो रेड हो जाता है, थीटा टी लिख देता हूँ। थीटा टी का मतलब होगा थीटा टोटल। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा थीटा प्लस थीटा डैश, दोनों का टोटल, कुछ इसका और कुछ उसका, कुछ क्राउन फ्लिंट का अलग अलग। क्या थीटा का फॉर्मूला आपको मालूम है, थीटा का फॉर्मूला मैं भी निकाला है, ये होता है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। देखें इधर, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए और प्लस आपका म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, एक सादा वाला और एक डैश वाला। अरे क्या इतना क्लियर हो जाएगा, हाँ ना। अब एक छोटा सा काम करें, एक मैथमेटिकल ट्रिक दिखाता हूँ, उसको देख लें। इस पूरे में से मैं कंप्लीट फर्स्ट टर्म कॉमन कर लूँगा, यानी मैं लिखूँगा म्यू वाई वी वी माइनस म्यू आर ए, और यहाँ लिखूँगा 1 प्लस अपॉन में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा म्यू डैश वी माइनस
म्यू आर डैश डॉट ए डैश और अपॉन में आपको मिलेंगे म्यू वी माइनस म्यू आर और इंटू ए। कोई समस्या है यहाँ तक? आ जाए तो यहाँ तक। आराम से दिखाएं। थीटा टोटल इज इक्वल्स टू थीटा प्लस थीटा डैश राशि का दिमाग तेज है, अगर इस साल पढ़ ली होती तो अच्छा रिजल्ट देती। तो सही कह रहा हूँ क्या? तो मुझे लग रहा है अगले साल मुझे फिर पढ़ाना पड़ेगा ऐसे एक अच्छे रिजल्ट के लिए। नहीं हम नहीं पढ़ेंगे। हाँ चलें, थीटा टोटल आप निकाल दें। म्यू वी माइनस म्यू आर है, म्यू डैश वी माइनस म्यू आर डैश, दोनों कर दिए। फर्स्ट टर्म कॉमन कर दें। कर दिया? और एक छोटी सी बात कर लेते हैं। क्या आपको ये ध्यान है ए डैश अपॉन ए अभी आपने निकाला, ये माइनस का एक मिनट पीछे स्लाइड में निकाला है, तो कॉपी में सामने पड़ा होगा। ये रहा, इसलिए मैं बगल में दिखा दिया ताकि आदमी ये नहीं कहे कहाँ से रख रहे हो। तो मैं एक बार फिर से मैं वैल्यू रख देता हूँ। मैं चला जाऊँगा थीटा टी इज इक्वल्स टू, ये मेरा पूरा कॉमन है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, ये कॉमन कर लिया था, ये हो जाएगा 1 माइनस, ये तो एज इट इज रहेंगे म्यू डैश वी माइनस म्यू आर डैश अपॉन में आपके होंगे म्यू वी माइनस म्यू आर और इंटू में आपका हो जाएगा ए डैश अपॉन ए, यानी ये होगा अपने लिए म्यू वाई माइनस 1 और अपॉन म्यू वाई डैश माइनस 1 और ये रहा हमारा बड़ा ब्रैकेट। हाँ तो ये हमने माइनस कर लिया ना, माइनस मैंने पहले एडजस्ट कर देगा। अब सवाल बनेगा हम कहना क्या चाहते हैं, है ना, कुछ खास नहीं। क्या आप यहाँ तक पहुँच गए सफलतापूर्वक? जस्ट ऊपर ओमेगा की जरा डेफिनेशन देखें, ओमेगा का फॉर्मूला निकाला है, जस्ट ऊपर जरा चेक करना। यही है, तो जरा एक काम करो, जरा देखो ध्यान दे, तुम्हें दिखेगा ओमेगा डैश लिखा हुआ है। सही कह रहे हो, लिखा तो ओमेगा भी है पर उल्टा हो गया है। कोई बात नहीं, अपने पास मैथमेटिक्स है इसलिए अपन उसको उल्टा भी एडजस्ट कर लेंगे। हमारे पास आ जाएगा थीटा टी इज इक्वल्स टू कितना होता है, ये होता है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए और साथ में 1 माइनस ओमेगा डैश उल्टा, यानी कि ये आपको मिल जाती है रिजल्टेंट डिस्पर्जन, अगर कभी कोई पूछता है तो। थीटा टी इज इक्वल्स टू म्यू वी माइनस म्यू आर ए और साथ में 1 माइनस ओमेगा डैश बाई ओमेगा। कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक? हाँ ना बताएं, नीचे आप बताइएगा ओमेगा, नीचे बता दो वेयर ओमेगा इज इक्वल्स टू, एक काम कर दो ताकि भविष्य में पता रहे, वेयर ओमेगा इज इक्वल्स टू म्यू वी माइनस म्यू आर। नीचे आप बताएंगे ओमेगा इज इक्वल्स टू हमने कितना लिया है, ओमेगा इज इक्वल्स टू लिया है म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1 और आगे लिख दीजिएगा इज इक्वल्स टू डिस्पर्सिव पावर ऑफ क्राउन प्रिज्म म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, डिस्पर्सिव पावर ऑफ क्राउन प्रिज्म। और इसी का अगला फॉर्म क्या हो जाएगा, एंड ओमेगा डैश इज इक्वल्स टू डैश डैश अपॉन डैश, यानी यही टर्म डैश वाले होंगे, उसमें आप लिख देंगे डिस्पर्सिव पावर ऑफ फ्लिंट प्रिज्म।
जाएगा नंबर सेकंड आप बताएंगे डेविएशन। और अब हम जाएंगे विदाउट डिस्पर्जन, और इस कॉम्बिनेशन को आप एक और नाम से जानते हैं, ये कहलाता है एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। और फिर मैं बात करता हूँ क्रोमेटिक और एक्रोमेटिक मतलब क्या है। फिर लिख दो डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। ठीक, क्रोम माने याद है, क्रोम माने कलर होता था, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, सिंगल कलर। अब ध्यान जाएगा क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन कौन सा था, जिसमें कलर मौजूद थे, इसलिए होता क्रोमेटिक। एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन कौन सा है, जिसके कलर, जिसका डिस्पर्जन आपने कर दिया है, इसलिए इनका अदर नेम क्या है, क्रोमेटिक एंड एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। इसलिए मैंने कहा था मैं भी 2 वर्ड बाद बताएंगे इसका मीनिंग क्या है। मिल गए दोनों एक ही बार में। अब इसका तुम फिगर बनाओ मत, देख लो, तुम बना लेना है, घर पे आराम से 2 मिनट लगेंगे, तुम्हें ज़्यादा टाइम क्योंकि अपने पास टाइम कम है, तो फुर्ती से बना के दिखा देते हैं। कुछ खास नहीं है, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, ये रहा आपका, देखो एक मिनट इधर, कुछ नहीं करना है। फिर वही 2 प्रिज्म लेने हैं, एक आपका ए, एक आपका ए डैश। फिर वही बताओगे, इनमें से एक आप बता देंगे क्राउन, दूसरा बता देंगे फ्लिंट। सही है, वही का वही है, बस अंतर ही होगा। अब की बार जो रे ऑफ लाइट आएंगी वो ध्यान देखना, जो यहाँ से रे ऑफ लाइट आएगी ये 2 पार्ट में टूटेगी। और एक मज़ेदार बात, जब 2 पार्ट में टूटेगी तो ध्यान देखना, इसके बाद ये जाके इकट्ठी हो जाएगी और फिर इधर निकल जाएगी। और जब इधर कहीं भी निकलेगी, क्या तुम्हारा ध्यान जा रहा है? नहीं, आपकी बार ध्यान देखो क्या हुआ है, आपकी बार डिस्पर्जन खत्म हो गया है। लाइट हो गई है सिंगल, यानी शुरुआत भी वाइट से थी और एंड भी किससे है, इसलिए फिगर ज़्यादा आसान पड़ जाता है, सीधा उन्हें मिला देना है, ख़त्म। और ख़ास बात क्या है, डेविएशन बिल्कुल है, क्योंकि ओरिजिनल डायरेक्शन कहाँ था, और ये अपना कहीं और ही भागेगा, जहाँ ही भागे, इतना टेढ़ा हो कम टेढ़ा हो तो डिपेंड करेगा क्या सिचुएशन है, इसलिए यहाँ पर डेविएशन रहेगा। अगर दोनों ख़त्म कर दें, कोई पूछता है दोनों ख़त्म करें तो क्या करूँ, कहना क्राउन और फ्लिंट दोनों सेम प्रिज्म रख दो, दोनों सेम रख दोगे तो दोनों ही एंड हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ पर किस पर टारगेटेड है, आइदर ऑफ द 2 शुड बी एलिमिनेटेड एंड द अदर वन शुड रिमेन, या तो डिस्पर्जन बचा रहे और यहाँ पर डेविएशन बचा रहे, ये क्लियर हो जाते हैं। चलो फिगर पे नहीं जाते, इसमें एक काम करो, उसमें तुमने शुरुआत में क्या लिखा था, तो उसमें दोबारा लिख दो 2 प्रिज्म्स ऑफ क्राउन एंड फ्लिंट ग्लास। ठीक है, जब फिगर आप कल आओगे तो 2 मिनट बनवा देंगे, ठीक है, छोड़ देना। 2 prisms of crown and flint glass are placed in contact. 2 prisms of crown and flint glass are placed in contact. Crown and flint glass are placed in contact, keeping their prism angles. Placed in contact, keeping their prism angles in opposite direction. Keeping their prism angles in opposite direction. क्या मिल जाता है, वही फिगर फिर से। अब इसके बाद आपने क्या दिया था, अगला पैराग्राफ, इसमें डेविएशन नहीं, इसमें होगा डिस्पर्जन। इसमें आप बताइएगा द रिजल्टेंट डिस्पर्जन ऑफ, the resultant dispersion in emergent light, the resultant dispersion in emergent light becomes 0, becomes 0, but the deviation remains, but the deviation remains। छोटा सा दिमाग लगाओ तो समझ में आ जाएगा, दोनों डायरेक्शन एक ही हैं लगभग, केवल उलट दिया है डेविएशन का डिस्पर्जन। इसलिए ध्यान देखना, सबसे पहली चीज़ पे जब जाएंगे
यहाँ देखो सबसे पहले तुमने क्या लिखा था, डेल्टा प्लस डेल्टा डैश बराबर 0, यही लिखा था। अब हम लिखेंगे डिस्पर्जन, समझ आ रहा है? अब डेविएशन नहीं, क्या ज़ीरो करना है, डिस्पर्जन। नीचे बताइएगा नंबर 1, नंबर फर्स्ट आप बताएंगे द रिजल्टेंट डिस्पर्जन। नीचे आप बताइएगा द रिजल्टेंट डिस्पर्जन, और रिजल्टेंट डिस्पर्जन में क्या आना चाहिए, थीटा प्लस थीटा डैश बराबर 0। स्टेप्स वही फॉलो होंगे। थीटा डैश इज इक्वल्स टू माइनस थीटा, वैल्यू रख दो, क्या रखोगे, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए इज इक्वल्स टू माइनस म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, एक सिंपल वाला और एक डैश वाला। क्लियर? तो फिर आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा, थोड़ा ऊपर कर लें, ये आपको फिर पिछली बार की तरह मिल जाएगा ए डैश अपॉन ए। अब की बार एंगल्स का रेशियो हम क्या लेंगे, तो ये रेशियो लिया जाएगा माइनस म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन, फिर से आपके म्यू वी माइनस म्यू आर कौन से वाले, डैश वाले। ये आपका पहला स्टेप सफलतापूर्वक पार हो गया। कहीं की जो कोई दिक्कत बहुत बड़ी, ये काय के लिए कंडीशन है, इसके लिए तो लिख दे कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग, नीचे बता दीजिएगा इट इज द कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग, इट इज द कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, इट इज द कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। हाँ या ना? तो फिर एक लास्ट काम और करना है, अगला डालिएगा नंबर 2, रिजल्टेंट डेविएशन। पिछली बार आप रिजल्टेंट डिस्पर्जन निकाल रहे थे, इस बार हम क्या कैलकुलेट करेंगे, रिजल्टेंट डेविएशन। और रिजल्टेंट डेविएशन आप कैसे निकालोगे, ध्यान जा रहा है? वैसे डेल्टा टोटल बराबर कितना होगा, डेल्टा प्लस डेल्टा डैश, दोनों का डेविएशन होगा। इसका मतलब याद देखना, डेल्टा टोटल इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए प्लस, फिर से एक बार म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए डैश वाले। क्या आपको याद है पिछली बार हमने पूरा फर्स्ट टर्म कॉमन ले लिया था, जिससे हमारी ए डैश बाई ए की वैल्यू आ जाएगी। तो डेल्टा टी बराबर हो जाएगा आपका म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए कंप्लीट कॉमन 1 प्लस म्यू डैश वाई माइनस 1 ए डैश अपॉन म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। अब चाहे तो यहाँ दिखा देना वही बट ए डैश बाई ए, है ना? डायरेक्ट रखना, डायरेक्ट रख दो तो आप पास तो एक ही पेज है ना, हमारे तो अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए कई बार दिखाने पड़ते हैं। यानी डेल्टा टी इज इक्वल्स टू कितना होगा, ये हो जाएगा म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, आराम से वैल्यू रख दें तो 1 माइनस हो लेंगे। चलो मैं भी रखता जाता हूँ तुम्हारे साथ, म्यू डैश वाई माइनस 1 अपॉन ए डैश अपॉन ए की वैल्यू है आपकी म्यू वी माइनस म्यू आर। क्या हुआ देखा, गलत कर दिया क्या है? इसलिए गलत रख देना, अलग अलग डेरिवेशन है। देख लो यही लाइन है, मैं तीनों लाइनें लिख दी इसलिए ना, तो बताता जा रहा था सेम है, तुम खुद भी कर सकते हो, लिख मैंने इसलिए दी, कोई कंफ्यूजन हो सामने देख लो। हो गया सही? नहीं हुआ? बस तो फिर से एक बार देख लें, क्या देखेंगे, अब की बार देखना, अब की बार ओमेगा ठीक ठीक लिखा है, अब की बार ओमेगा डैश उल्टा हो गया है। कोई बात नहीं, उसको हम सही कर लेंगे, उसमें अपना क्या, 1 सेकंड लगेगा हमें।
और क्या लगेगा यही लिख देते हैं। इसका मतलब आपका डेल्टा टोटल होगा म्यू आई माइनस 1, सॉरी ए रह गया बीच में, अब कैसे डालूँ, ऐसा डाल देता हूँ, ये हो गया ए और साथ में होंगे 1 माइनस ये ओमेगा और ये बेचारे हो गए हैं उल्टे, तो ये हो गए ओमेगा डैश, खत्म। क्या अब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं? बस अगले टर्न पर हम तैयार हैं जंग के लिए। नंबर हाँ, तमाम सारे क्वेश्चंस